उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कथित उपेक्षा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामगंगा मेरा सम्मान गैरसैंण मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत गैरसैंण के रामलीला मैदान में 1.5 घंटे का मौन उपवास रखा। इससे पहले हरीश रावत सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गणेश गोदियाल व तमाम कांग्रेसी नेताओं ने गैरसैंण के मुख्य चौराहे पर सांकेतिक चक्का जाम व धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने मौन उपवास के दौरान भाजपा सरकार पर गैरसैंण क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण की अनदेखी कर रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि गैरसैंण को उसका उचित दर्जा और सुविधाएं दी जाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण की उपेक्षा नहीं की जा सकती और सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए काम जरूर करना चाहिए। पूरे उत्तराखंड की आर्थिक शोषण के खिलाफ और भावनात्मक शोषण के खिलाफ हमारा संघर्ष, उस संघर्ष को लेकर हमने ये यात्रा की। आज हमारी जमीनें जिस तरीके से नदी घाटियों में जो लूट मची है, हमारी जो भविष्य के ग्रोथ एरियाज थे, नए इकोनॉमिक ग्रोथ एरियाज थे, नदी घाटियों के रूप में वहाँ की ज़मीनें जिस तरीके से लूटी जा रही हैं, बर्बाद की जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है, सनातन की परंपराओं को, यहाँ की संस्कृति पर हमला हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे स्वाभिमान को चोट पहुँचाई जा रही है। गैरसैंण को जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऐसी जहाँ एक सचिव तक नहीं बैठता है, जहाँ एक कमिश्नर तक नहीं बैठता है, जहाँ एक मंत्री भी यहाँ करके नहीं बैठता है, जहाँ एक कभी मुख्यमंत्री साल में एक आध बार भी रात को नहीं रहता है। ऐसी कैसी राजधानी, कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी है? ये कैसा अपमान है गैरसैंण का, ये कैसा अपमान है उत्तराखंड का, कैसा अपमान है हमारी भावना का। तो कम से कम मैं गैरसैंण के लोगों से सबसे आग्रह करने आया हूँ कि एक बार ये धानी भैजी अक्ष हमारी ग्रीष्मकालीन। पहलगाम में हुई घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। हरिद्वार में काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पहलगाम जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। स्वामी आनंद स्वरूप ने सरकार से मांग की है कि 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि 4 धाम यात्रा में चलने वाले घोड़ा खच्चर वालों की शिनाख्त और पंजीकरण होना चाहिए। हमने सरकार को ये कहा है, सरकार से 1 साल पहले से कह रहे हैं कि कोई जो धर्मस्थल होता है उस आस्तिकों के लिए होता है। जिसको इस्लाम में आस्था है वो मस्जिद में जाए, जिसको ईसाईयत में आस्था है वो चर्च जाए, लेकिन जिसको आस्था ही नहीं हिंदू धर्म में वो जा रहा है वहाँ। तो जो पहलगाम में हुआ, अभी जो घोड़े वाले पकड़े गए 2, अभी वैष्णो देवी में घोड़े वाले पकड़े गए 2, यहाँ केदारनाथ में 8500 और यमुनोत्री में लगभग 3500 के आसपास घोड़े वाले हैं। उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कौन है, कहाँ से आए, रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं, कुछ नहीं है। तो इसके को लेकर के हमारी मांग है कि इसका वेरिफिकेशन कराइए। यदि कोई मुसलमान घोड़े वाला या व्यापारी दर्शन की दृष्टि से आ सकता है, वो कोई व्यापार का केंद्र नहीं है कि हमारा रोजी रोटी चला जाएगा, वो आस्था का केंद्र है। उस आस्था के केंद्र पे यदि आपको जाना है, मैं कोई ये इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के मत देखिए। अगर आपको जाने का मन है, जैसे तिरुपति में है, यहाँ एफिडेविट दीजिए और इस एफिडेविट करके कि मुझे भगवान केदारनाथ में, भगवान बद्रीनाथ में मुझे आस्था है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। उसका भी वेरिफिकेशन करिए कि इनको आस्था क्यों जग गई है, वास्तव में आस्था है कि किसी हेतु जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे एक जियो जारी हो कि इस 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होगा, इसलिए कि पहलगाम की जो घटना घटी है वह घटना को अंजाम देने वाले घोड़े वाले हैं और यहाँ भी घोड़े वाले असुरक्षित हैं। 4-5 पुलिस के भरोसे पूरी यात्रा चलती है, कोई सुरक्षा नहीं रहती ऊपर। यदि वो गोली चलाने लगे, ना कहीं कोई चेकिंग होती है कि कोई बंदूक लेके जा रहा है कि बम लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। पूरी यात्रा में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये यात्रा केवल हिंदुओं के लिए जारी किया जाए, उसकी एक लाइसेंसिंग जारी किया जाए। जो 8500 घोड़े वाले हैं उनका वेरिफिकेशन करके ही ऊपर जाने दिया जाए। यदि हिंदू है तो घोड़ा चलाए, यदि हिंदू नहीं है तो घोड़ा न चलाए।
मैं उनकी सुरक्षा से संबंधित, मैं तो यात्रियों के बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। यदि वहाँ पे आप मुसलमान भेजेंगे, यदि आप वहाँ आतंकवादी भेजेंगे, उनको परमिशन देंगे जाने की, तो उनको तो वो असुरक्षित होंगे। और बाय द वे, एक भी घटना हो गई तो पूरी यात्रा चौपट हो जाएगी, तब तो इकोनॉमी आपकी टाई टाई फिश हो गई। तो मैं तो इकोनॉमी कैसे बढ़े और ये कैसे सुरक्षित और संरक्षित यात्रा चले, सुगम और सुलभ यात्रा चले, मैं इसके लिए मांग कर रहा हूं। हमारी कोई लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है, जो आतंक की विचारधारा है। उस आतंक की विचारधारा को यदि इस्लाम के लोग छोड़ देते हैं तो हमारे मित्र होंगे। हम तो सर्वग्राही हैं, हम तो सर्वसमावेशी हैं। सबको समावेश नहीं किए होते तो आज हमारी ये दुर्गति थोड़े होती कि भारत अंतिम देश हिंदुओं का और समाप्त हो रहा है। तो इसको बिल्कुल इस तरह से न देखा जाए। इससे इकोनॉमी और बढ़ेगी और इससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। यात्री और पर्यटक वहीं जाता है जहां सुरक्षा उसको होती है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कश्मीरी आतंकी हमले के बाद देश भर में कश्मीरियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और हर एक कश्मीरी भारतीय है। धस्माना ने कहा कि जितना अधिकार किसी उत्तराखंड, केरल या पश्चिम बंगाल के नागरिक का है, उतना ही कश्मीरियों का भी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश के अलग अलग कोनों में रह रहे कश्मीरियों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। धस्माना ने कहा कि सरकार को कश्मीरियों के साथ हो रहे दुष्व्यवहार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को भी भारत के अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस का साफ स्टैंड है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, एक एक कश्मीरी भारतीय है। जितना अधिकार उत्तराखंड के, जितना अधिकार तमिलनाडु के, जितना अधिकार हिमाचल प्रदेश के, जितना अधिकार पश्चिम बंगाल के किसी नागरिक का है, उतना ही अधिकार कश्मीर के रहने वाले व्यक्ति का भी है। किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव कश्मीरियों के साथ नहीं होना चाहिए और ये सरकारों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की। जितने कश्मीरी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी की ओर से कपाट उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में श्री केदारपुरी के रक्षक श्री भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना की गई। आज आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी उत्सव मूर्ति को रावल भीमाशंकर लिंग सहित विशिष्ट अतिथियों एवं बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करवाया। इससे पहले पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पंच स्नान करवाया गया तथा डोली में विराजमान कर साज सज्जा की गई। इस अवसर पर श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन दर्शन को पहुंचे। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। श्रद्धालुओं में कपाट खुलने के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा उत्साह है। जाति जो है तो कल प्रातःकालीन 9 बजे यहाँ से मूव करेगी और कल गुप्तकाशी में स्टे करेगी और उसका परसों पाटा में और फिर गौरीकुंड में और 1 मई को बाबा केदार की डोली श्री केदार धाम में पहुँच जाएगी और 2 मई को प्रातःकालीन 6 बजे बाबा केदार के कपाट विधिवत पूजा पर अर्चना के साथ खुलेंगे। और इस बार मुझे लगता है कि भीड़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पिछले साल अगर मैं पूरे 4 धाम की बात करूँ तो लगभग 48 लाख आए, लेकिन इस बार जो अनुमान है लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है श्रद्धालुओं को दर्शन करेंगे। और हमारी बीकेटीसी की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर दी। हमारे गेस्ट हाउस है हमने अच्छी तरह कर लिए, भंडारा वगैरह हम सब लोग लगा रहे हैं और प्रशासन, जिला प्रशासन और शासन का इसमें पूरा सहयोग है। सारे लोग मुस्तैदी से काम करें और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दर्शन श्रद्धालुओं के इस बार होंगे। चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया कि वो वीआईपी और वीवीआईपी कम से कम आए ताकि आम श्रद्धालु अच्छी तरह से दर्शन कर पाएं। अगले महीने हम लोग उसको फॉलो करेंगे, प्रोटोकॉल जो भी होगा शासन के द्वारा दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जज या कैबिनेट मिनिस्टर या भारत सरकार के उच्च अधिकारी अगर कोई आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो मान्य है और जो भी शासन की गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। नहीं, जो बीकेटीसी कराती है सर रात को वीआईपी दर्शन वो होंगे नहीं, ऐसे कोई 25 से कोई दर्शन नहीं होंगे इस बार भी नहीं, पिछली बार भी नहीं हुई। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसके लिए हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है। आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है और पहले दिन सुबह
7 बजे से ही पंजीकरण केंद्र पर यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया था। पंजीकरण केंद्र पर 20 काउंटर तैयार किए गए हैं, जिसमें विदेशी नागरिक और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से काउंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा होल्डिंग एरिया भी डेवलप किए गए हैं ताकि यात्रियों को उनमें रोका जा सके। पहले दिन ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 1000 का स्लॉट आवंटित हुआ है। आगे जिस तरह से सरकार के निर्देश होंगे उसके अनुसार स्लॉट का आवंटन किया जाएगा। पंजीकरण करने के लिए आए यात्रियों का कहना है कि पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत अच्छी है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। हमारे पंजीकरण आज से ऋषिकुल मैदान में प्रारंभ कर दिए गए हैं और हमारे द्वारा जो है जर्मन हैंगर में जो है ये सुविधा प्रदान की गई है। 20 काउंटर हमने लगाए हैं। 20 काउंटर के अंतर्गत जो है दिव्यांग का और विदेशी नागरिकों का और विकलांगों का हमने पृथक से दिए है और करीबन 1200 से 1300 आदमियों को जो है हमारी जो है कैपेसिटी डिसाइड की गई है क्यू में लगने की। शेष जो अन्य लोग होंगे उनके लिए करीबन 1000 आदमियों का हमने बैठने की व्यवस्था की है। ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटी सारी की सारी हमारे द्वारा यहाँ पे तैयार है। होर्डिंग एरिया भी हमने बनाया है, जो कि होर्डिंग एरिया चमगादड़ टापू और बैरागी कैंप में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने जो है 15 मोबाइल टीमें रखी है। अगर हमें 25 से 30 आदमियों के किसी धर्मशाला से फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ पे, तो हम वहाँ पर भेज करके उनका पंजीकरण करवा देंगे। हंसनाथ। कहाँ से आए आप? नेपाल से। कहाँ जाना चाह रहे हैं? चारों धाम। रजिस्ट्रेशन हुआ है? हाँ, रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। क्या कोई परेशानी हुई रजिस्ट्रेशन? नहीं, कोई परेशानी नहीं। रूल्स रेगुलेशन अच्छा है तो सिस्टम है, तो सिस्टम में क्या परेशानी। आपके जरूरी किया गया है कि फेस रिकॉग्निशन हो या अंगूठा थंब ले रहे हैं? फेस ले रहे हैं। जरूरी किया गया है, क्या सही है ये? जरूरी है, ये गवर्नमेंट की रूल्स है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। लगता है कि जो व्यवस्था है यहाँ पर ठीक है, बहुत बढ़िया है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत सिस्टम में। कब जाएंगे केदारनाथ? अभी चल रहे हैं, अभी 1 घंटे के बाद। कृष्णा राठौड़ है मेरा नाम। कहाँ से आए आप? हम लोग गुजरात भावनगर से आए हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, कराने के लिए आए हैं आप? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए कहाँ हैं। जाना चाहते हैं? हम लोग 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। जो सुविधा यहाँ पे सरकार दे रही है वो कैसी लग रही है आपको? अच्छी है, बहुत अच्छी है। रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं आया आपको? नहीं आया है, अभी लाइन में खड़े हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन शेष रह गए हैं। वहीं रुड़की के नारसन बॉर्डर पर एसपी देहात सीओ मंगलौर ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए। वहीं एसपी देहात शेखर सुयाल ने कहा कि ग्रीन कार्ड जारी करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक वाहनों की निगरानी की जाएगी। साथ ही बॉर्डर के आसपास ग्रीन कार्ड के फर्जी काउंटर न लगे, उस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन चेक कर रही है, बॉर्डर से आगे भेजे जाएंगे जब चेकिंग की जाएगी और 3 शिफ्टों में नारसन बॉर्डर पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। कि ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है स्टेट का, तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया भी होती है जब आगे जाम की स्थिति होती है या रश ज़्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग का भी काम होता है और अदर डिपार्टमेंट जैसे अभी आप देख रहे हैं रोडवेज या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यहाँ काउंटर रेडी हो चुका है। पुलिस की व्यवस्था भी ओके हैं, ड्यूटी चार्ज तैयार हैं, तो लगभग चीज़ें ओके हैं और तो अब एग्जीक्यूट हो जाएंगी कल से। फोर्स से यहाँ पर हम 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगाएंगे और एक हमारे जो सीओ मंगलौर साहब हैं उसके नोडल यहाँ पर इस पॉइंट के होंगे। बाकी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से भी फोर्स मिलेगी, तो 3 शिफ्टों में 24/7 ड्यूटियाँ रहेंगी। तो सर क्या ग्रीन कार्ड यहाँ पे चेक? यहाँ पर चेकिंग होगी और जैसी जो चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में मैसेज सर्कुलेट हो चुका है, तो उस हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट जैसे निर्देश। चारधाम यात्रा शुरू होने को है और सरकार ने प्रशासन को यात्रियों की सुविधा के लिए अलर्ट मोड पर रखा है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और देहरादून से आई ट्रैफिक पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विकास नगर, गंगोत्री, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर फल और सब्जी की रेडी लगाने वालों को बाजार से हटाया है। ये कार्रवाई 3 दिन पहले प्रसारित खबर के बाद की गई है, जिसमें
फल और सब्जी की रेहड़ी और ई रिक्शा वाले जाम का कारण बनते हैं। एसपी ग्रामीण रेलू रोहाली ने एक बैठक भी की थी जिसमें ई रिक्शा यूनियन, बस यूनियन और व्यापार मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा आगे भी जाम की स्थिति से निपटने के लिए बाजार से प्रतिदिन इन फल और सब्जी की रेहड़ी वालों और ई रिक्शा वालों पर शिकंजा कसा रहेगा या नहीं। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। 3 दिन पहले ही यातायात को लेके जो है एक बैठक एसपी देहात मैडम ने भी की थी। उसमें ये तय हुआ था कि हमारे जो डाकपत्थर चौराहे हैं, राम कुमार चौक और गाड़ीगिरी चौक, ये फ्री होल्ड रखे जाएं और इनके आगे और पीछे 50 मीटर तक कोई भी रेडी ठेली कोई भी पार्किंग ना हो। आज हमारी नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से ट्रैफिक को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रही है। चारधाम यात्रा को लेके ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है विकासनगर में, और इसी के मद्देनज़र जो हमारी चारधाम यात्रा यहीं से स्टार्ट होनी है विकासनगर से, तो ये मुख्य मार्ग है यात्रा का। और विकासनगर बाज़ार में ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, तो एक कोशिश ये रहेगी कि इस बार यात्रियों को असुविधा ना हो ट्रैफिक से संबंधित, तो इसलिए मैक्सिमम नो पार्किंग के जो चालान है वो किए जाएंगे। अगर कोई रोड पे गाड़ी लगाता है तो इसी के क्रम में ट्रैफिक की टीम भी आई हुई है यहाँ पर, और ये अपने चौक बाजार चौकी से भी है, थाने से भी फोर्स है, और फिर नगर पालिका की टीम भी हमारे साथ है। 7-8 आदमी हैं नगर पालिका के। लगभग कितने चालान हो चुके हैं? लगभग अभी तक 10 से 12 चालान हो चुके हैं, और नगर पालिका की टीम भी जो अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज पुलिस लाइन रोशनाबाद के सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा जनपद के सभी नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ब्रीफिंग की गई। बैठक में चारधाम यात्रा के सफल एवं सुरक्षित संचालन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। एसएसपी ने यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और सेवा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। बैठक में यात्रा से जुड़ी चुनौतियों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण एवं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तृत संवाद हुआ। अधिकारियों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया। पुलिस का लक्ष्य रहेगा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सकारात्मक यात्रा अनुभव मिल सके। एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। वहीं रुद्रपुर में देर रात जमीनी विवाद में ईश्वर कॉलोनी निवासी पिता पुत्र मनप्रीत और गुरमेज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तड़के मॉडल कॉलोनी निवासी अवधेश सलूजा और दिनेश सलूजा गल्ला मंडी स्थित जमीन पर दीवार तोड़ने लगे थे। इस बात की जानकारी मनप्रीत सिंह और उनके 2 बेटों को लगी तो वो भी गल्ला मंडी पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान आरोप है कि सलूजा बंधुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही मनप्रीत ढेर हो गया और जबकि उनके बेटे गुरमेज की अस्पताल जाते समय मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में आरोपी दिनेश सलूजा के घायल होने की खबर है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में पुलिस हिरासत में चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। के एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में कल रात को लड़ाई हुई, जिसमें फायर हुआ, एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसकी डेथ हुई है और दोषियों को जल्दी पकड़कर और उनके खिलाफ। देहरादून के विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस अवैध खनन पर अंकुश लगाने में विफल रही है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने चौकी प्रभारी वैभव गुप्ता और 2 चीता कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद अवैध खनन होने पर मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने
भी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों की बयानबाजी जारी है। अब देखना यह है कि अवैध खनन के मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है और इस मामले में कौन सी पार्टी अपने आरोपों को साबित कर पाती है। मैं कह रहा था कि इस प्रदेश को खनन माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं, उस पर मोहर लगाने का काम आज विकासनगर के विधायक ने किया है। हालात बद से बदतर हैं। जो कार्य जो है पुलिस को करना चाहिए था, खनन विभाग को करना चाहिए था, वो ना तो पुलिस कर रही है ना खनन कर रही है, विधायक को स्वयं करना पड़ रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि विकासनगर क्षेत्र में खनन माफिया जो है अपना राज चलाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत खेदजनक है। देख रहे हैं आप प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है और विकासनगर के अंदर विधायक जी का ये अवैध खनन पर दूसरा वीडियो है। पहले भी उन्होंने कहा कि पूरी जमुना को लूट के खा गए हैं, उसके बाद भी कोई रोकथाम नहीं हुई। और आज विधायक जी ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि भाई पूरी तरीके से चोरी हो रही। उन्होंने सारी वारदात को, वाक्य को देखा है और ये कहा है कि पुलिस चौकी सस्पेंड हो, थाना सस्पेंड हो, पूरी कार्रवाई की मांग करी है। तो उनका मतलब ये है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। और अवैध खनन को लेकर तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा तक में मुद्दा उठाया। तो आज प्रशासन क्या चाह रहा है, क्या चाह रही है इस प्रदेश के मुखिया क्या चाह रहे हैं? वो किसी बातों को, अपनी पार्टी के बातों को कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं क्या अवैध खनन हो रहा है, या वो मान ही नहीं रहे हैं कि कोई अवैध खनन नाम की कोई चीज हो रही है। तो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर, सरकारें कोई भी रही हों। तो जब क्षेत्रीय विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक इस बात को कह रहे हैं तो उसमें बड़ी गंभीरता है और इस मुद्दे को की तह तक जाना चाहिए और अवैध खनन पर लगाम लगानी चाहिए। और जो दोषी इसमें अधिकारी हैं, जो दोषी इसमें यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सस्पेंड हो, लाइन हाजिर हो या जो भी बड़े से बड़ा अधिकारी उस पर। रुड़की के रेलवे स्टेशन से आर्मी चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने भाग लिया। इस मार्च का उद्देश्य पहलगाम में मारे गए निर्दोष पर्यटकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करना था। मौके पर मौजूद लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें एक के बदले 10 सर दें। पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराना चाहिए ताकि मृतकों को शांति मिल सके। इस कैंडल मार्च में भारी संख्या में पूर्व सैनिकों के अलावा समाज सेवी महिलाएं भी शामिल हुई। सभी ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कैंडल मार्च आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक था। पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने स्पष्ट किया है कि वे आतंकवाद के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और देश की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में निहत्थे हिंदुओं पे जो आतंकवाद ने हमला किया है और हमारे 28 हिंदू जो शहीद हुए हैं और हमारा देश इस वक्त बहुत दुख में डूबा हुआ है और उनके परिवार वाले इतने दुख में डूबे हुए हैं कि हम उनका दुख दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके दुख में शामिल हुए हैं और इसलिए आज हम सब मिलके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आतंकवाद है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हम सबकी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि वो इस आतंकवाद को ख़त्म करें, उसे जड़ से उखाड़ फेंकें और जिन आतंकियों ने हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों को सिर्फ धर्म पूछकर गोली मारी है, उन एक एक आतंकवादियों से 10-10 का बदला लेना चाहिए और जितना आतंकवाद है उसे खत्म करें। भारत ये पूछता है कि ये कब तक चलता रहेगा और ये घटनाएं कब तक चलती रहेंगी, क्योंकि जितने परिवार वाले हैं, अगर 28 लोग मारे हैं तो 28 परिवार जो है बेघर हो गए हैं। किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, किसी के पति गए और उन लोगों का दुख जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और इसीलिए आज हम सब उनके दुख में शामिल हुए हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि भारत को कमज़ोर ना समझें और हिंदुओं को कमज़ोर ना समझें। जो उनका धर्म पूछ के उन्हें गोली मार दी गई, उनका कसूर क्या था जो वो इस तरह से उनकी हत्या। हरिद्वार में बहादराबाद क्षेत्र में छठ पूजा घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 सगी बहनें
गंगा में डूब गई। घटना उस समय हुई जब 3 मासूम बच्चे गंगा में नहाते समय डूबने लगे। भाई को बचाने के लिए दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया, लेकिन तेज धार उन्हें भा ले गया। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों की टीम गंगा में मासूमों की तलाश में जुटी हुई है। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। घाट पर चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस और प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। गोताखोरों की टीम गंगा में डूबी हुई दोनों बहनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं कि दोनों बहनों को बाहर निकाला जा सके। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।